हेलो मेरे प्यारे टीचर्स। कॉन्सेप्ट कर्ता के ऑन पॉइंट नोट्स क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, जिसे दिया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। हमेशा की तरह मैं पूरे नोट्स का एक इमेज लास्ट में डाल दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया नोट्स है, एग्जाम में एकदम झट से आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग जो है एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इस सिद्धांत में जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, नैतिकता, सही और गलत की पहचान की बात की गई है। उनके अनुसार जो बच्चा होता है वो मॉरलिटी के 3 लेवल्स पे सही और गलत को समझना शुरू करते हैं। उन चीज़ों पे बढ़ने से पहले हम कुछ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कि मॉरलिटी क्या होता है। सही और गलत के बीच में अंतर करना और जो सही है उसे चुनना, यही आपका मॉरलिटी और नैतिकता कहलाता है। फिर आता है मॉरल डायलेमा यानी नैतिक दुविधा। जब हम यही डिसाइड ना कर पाए कि सही क्या है गलत क्या है, वही मॉरल डायलेमा है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के लिए हम ले लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे दुकान से मजबूरन दवाई चुरानी पड़ रही है। नैतिकता ये कहती है कि चोरी करना गलत बात है, लेकिन ज़रूरत ये कहती है कि अगर अब मैं दवाई नहीं चुराया तो मेरी घर में जो भी बीमार है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ वो सही और गलत के बीच में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। ये एक तरीके का मॉरल डायलेमा है। फिर आता है मॉरल रीजनिंग। तो सही और गलत को बीच के चुनने की जो राय है, जो प्रोसेस है, ये सब कुछ आपका मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। अब आइए इसके बारे में जो 3 लेवल्स है उसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे सारी बातें लिखी हैं। एक बार आप एग्जाम्पल भी मेरा याद कर लेंगे ना, तो अंदर की तो बाकी चीज़ें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। हाँ, 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी में पहला है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसे प्राक रूढ़िगत या फिर पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। पहला जो लेवल है वो पूरी तरीके से बाहरी कारकों पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा लेवल है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे है, कौन सा सामाजिक फैक्टर्स पे है। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, जो भी लिखा है सब एकदम काम का है। ये 4 से 10 साल तक के बच्चों के लिए होता है, के लिए माना जाता है। इसके अंदर 2 सब कैटेगरीज आते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पनिशमेंट, सजा। यहाँ पे जो बच्चा है उसके हिसाब से नैतिकता ये कहती है कि मुझे ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जिस काम के लिए मुझे सजा नहीं मिलेगी वही काम सही है, ऐसा उनका थिंकिंग होता है स्टेज में। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, या उसे इंडिविजुअलिज्म या फिर सेल्फ इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टिट फॉर टैट वाली सोच यहाँ पे होती है कि जैसा तुम करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से थे तो आपके और आपके भाई के बीच में, बहनों के बीच में अक्सर आपको ये लड़ाई देखने को मिलती होगी कि मम्मी देखो उसने मेरा एक इरेजर ले लिया, मम्मी इसने भी तो मेरा रबड़ लिया है, पहले तुम मुझे ये दो, नहीं नहीं पहले तुम मुझे वो दो। टिट फॉर टैट कि तुम मेरे लिए जितना करोगी हम तुम्हारे लिए भी उतना ही करेंगे। यहाँ पे इंसान अपनी ज़रूरत, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के बारे में करता है कि जिससे मेरी नीड सेटिस्फाई हो, मुझे फ़ायदा हो, वही यहाँ पर नैतिकता के स्टेज पर माना जाता है। यहाँ पे बच्चा उस लेवल पे सोचता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, सजा और मजा, यानी सजा से आपका पनिशमेंट और मजा से यानी आपका सेल्फ इंटरेस्ट। इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले आपके सॉरी लेवल 2 पे, जो कि है एक सेकेंड इससे पहले, हाँ ठीक है। अगला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, जो कि है रूढ़िगत नैतिकता का हिस्सा। ये 10 से 13 साल तक के बच्चों का होता है। ये आपका सामाजिक कारकों पर डिपेंड करता है, ठीक है, सोशल फैक्टर्स पे। इसका पहला सब कैटेगरी है गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ पे बच्चा सोचता है कि जिस काम में उसकी तारीफ हो और शाबाशी हो वो वही करेगा। अक्सर आप देखे होंगे कि आप खुद भी बच्चों से ऐसे बात करते होंगे, बेटा ये चीज़ मत करो, तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुम अच्छी बच्ची हो ना। इस तरीके से हम उनके साथ भी करते हैं। तो उनके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाती है कि जिस काम के लिए हमारी तारीफ होगी, शाबाशी होगी, हम एक अच्छे बच्चे कहाएंगे वही हम काम करेंगे। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, वो नियम कानून के हिसाब से करता है। जैसे कि रोड साइंस को फॉलो करना, रेड लाइट पार नहीं करूँगा। अगर रेड लाइट के साइन कहता है कि हमें रुकना है तो हम रुकेंगे, अगर ग्रीन कहता है कि जाओ तो हम जाएंगे। पूरी तरीके से नियम कानून को फॉलो करता है। और यही नियम कानून का जो भी तोड़ना हुआ या चुनौती हुआ या बदलाव हुआ, ये आपको नेक्स्ट स्टेज पर देखने को मिलेगा। तो फिर से मैं इसको बता देती हूँ कि पहला वाला जो होता है, इसमें बच्चा अपनी शाबाशी के लिए काम करता है, और दूसरे में वो नियम कानून से काम करता है। लास्ट फैक्टर्स पे आते हैं, जो कि पूरी तरीके से कानून से रिलेटेड है आपका, कानून में बदलाव को लेकर या कानून को चुनौती को लेकर।
पहला इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जो कि कानून में बदलाव की बात करता है। बेसिकली दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि यहाँ पर जो है कानून के ऊपर उन चीज़ों को लिया जाता है जो इंसान के लिए सही है, जिसमें इंसान का जो है न्याय प्रोटेक्ट हो रहा है, उसके लिए सब कुछ सही हो रहा है। अगर लग रहा है कि कानून जो है वो कुछ ऐसा है जिससे इंसान का हरण हो रहा है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसको क्षति पहुँच रही है, तो यहाँ पर वैसे कानून को बदलाव की बात की गई है और उसको तोड़ने की बात कही गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बदलाव की बात करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनके समय में जब उन्हें कानून अन्यायपूर्ण लगा तो उन्होंने उसमें बदलाव किया। आपको तो पता ही, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो इस तरीके से उन्होंने कानून में बदलाव किया, वो किया जो आम जनता के लिए सही है। ठीक है? यहाँ पर आप कानून को चुनौती के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। भगत सिंह हो गए, या फिर सॉरी गांधी जी हो गए, महात्मा गांधी जी। जैसे कि आपको पता ही है कि उन्होंने सॉल्ट प्रोटेस्ट के लिए डांडी मार्च निकाला। तो यहाँ पर जो भी कानून उन्हें सही नहीं लगता था वो उसे डायरेक्ट चुनौती देते थे, क्योंकि बदलाव करने का तो ऑप्शन था ही नहीं ना, तो सीधे यहाँ पे चुनौती देते थे। ये यहाँ पर न्याय का अटमोस्ट लेवल भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आदमी होता है वो दूसरे के फायदे के लिए, सही के लिए वो किसी हद तक गुजर सकता है। उसके लिए चाहे उसको सजा मिले, चाहे उसे बलिदान देना पड़े, वो बस किसी भी तरीके से अंतरात्मा और न्याय को ही महत्व देगा। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये कानून में बदलाव और ये कानून को चुनौती की बात करते हैं। आई होप आपको सारा चीजें क्लियर हो गया हो। एक लास्ट इसमें टर्म है कि कभी कभी पूछ देता है कि नैतिकता के सिद्धांत को की आलोचना किसने की थी। तो ये आपकी आलोचना की थी कैरोल गिलिकन ने। ठीक है? उन्होंने क्या कहा था कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है, इन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में औरतों को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, इन्होंने बस पुरुषों के पर्सपेक्टिव से ही सारी चीज़ें लिखी थी। पर उन्होंने जो औरतों के अंदर केयर होता है, जो लव होता है, उसके बेसिस पे तो नैतिकता को देखा ही नहीं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ पर कल्चरल बायस था, संस्कृति को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति होता है उसके लिए, कई बार क्या मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए उसका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो इंसान होता है वो अपने परिवार को देखकर ही सही और गलत का कभी कभी चुनाव करता है। तो वो जो फैमिली को लेकर जो इम्पोर्टेंस है, जो कल्चरल बायस है, यहाँ पर उसको ध्यान नहीं दिया गया। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है यहाँ पे। कोल को रोल ने रोक दिया, यानी कोल यानी कोलबर्ग को, रोल यानी कैरोल ने रोक दिया। हालांकि रोका नहीं, बस एक आलोचना था, पर इसे मैंने एक ट्रिक के तौर पे लिखा है ताकि कभी एग्जाम में आए तो ऐसे आप कोल रोल से आपको आंसर याद आ जाए। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इससे पहले मैंने जीन प्याजे और लेव-बाय-कोस्की के कॉन्सेप्ट पे वीडियो डाला है, और स्कीमा और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है उस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है इस तरीके से ड्राइंग के साथ। इसको देख लेंगे तो आप परमानेंट लाइफ टाइम याद हो जाएगा कि स्कीमा, एस्टिमुलेशन, एकोमोडेशन क्या होता है। इसमें मैंने शॉर्ट डाला है, आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले मनोवैज्ञानिक के साथ। बाय बाय।